हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइन क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है गोली दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ये टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और परीक्षा में इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो हमारा टॉपिक है गोली दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना, इससे पहले हम एक छोटे से टॉपिक को डिस्कस करेंगे, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएँ, कि दर्पण में कौन कौन से टर्म यूज किए जाएंगे, कौन कौन से शब्द यूज किए जाएंगे, उनके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक में हम इन सबकी परिभाषाओं को जानेंगे और फिगर में देखेंगे कि ये कहाँ पर स्थित होते हैं और इन्हें कैसे प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो जो हमारे मेन टॉपिक दिए हैं वो है दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, अभिलंब, दर्पण का द्वारक, फोकस अथवा मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। ठीक है, तो ये फिगर में हम देखते हैं कि ये सब टर्म कहाँ पर हैं और कैसे यूज किया जाता है और इनकी परिभाषाएँ क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दर्पण के ध्रुव से। ठीक है, तो जो दर्पण में परावर्तक तल होता है उसके मध्य बिंदु को हम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, ये देखिए दर्पण का ये परावर्तक तल है इतना एम से लेके एम डैश तक, और इसका ये मध्य बिंदु देखिए यहाँ पर ये पी के पास है। ठीक है, तो इस बिंदु को बोला जाता है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, इसे हम लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो हमारा है देखिए क्या है, ये हमारा जो है देखिए यहाँ पर ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। दोनों दर्पणों में हम एक साथ देखेंगे तो देखिए इसका जो दर्पण का ध्रुव है यहाँ पर पी है, और इसमें भी देखिए मध्य बिंदु को ही पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ध्रुव को इसमें भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, इसमें भी पी रहता है, और अवतल दर्पण के भी मध्य बिंदु को ही बोला जाता है ध्रुव। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। ठीक है, वक्रता केंद्र देखिए हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार होता है कि ये जो दर्पण जिस गोले का भाग होता है, इस गोले के केंद्र को ही बोला जाता है इस दर्पण का केंद्र या वक्रता केंद्र बोला जाता है। ठीक है, यानी ये दर्पण जो है हमने बताया था कि गोले का एक छोटा सा कटा हुआ भाग होता है, तो जिस गोले से हम इसे काट कर बनाते हैं उस गोले का जो केंद्र होता है वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। ठीक है, इसे हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इस तरह से गोले की तरह है, जिसे हमने एक छोटे से भाग को काट कर एक दर्पण बनाया हुआ है, और इसी का जो केंद्र सी होता है इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र वही होता है। ठीक है, अगला टॉपिक देखिए हमारा है वक्रता त्रिज्या। तो ये जो वक्रता केंद्र आप देख रहे हैं यहाँ पर देखिए ध्रुव और इस वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, ठीक है, इसमें भी आप देख सकते हैं ध्रुव यहाँ पर है, और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो कैपिटल आर होती है इसे ही हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका परिभाषा इसी प्रकार होता है कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण में हो गया, और उत्तल दर्पण में भी दूरी वही होती है। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है बेसिकली, कि ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली ये जो रेखा होती है इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं, लिख लेते हैं हम लोग इसे मुख्य अक्ष, इसे ही बोला जाता है। ठीक है, ये जो रेखा आप देख रहे हैं ध्रुव और इस केंद्र को मिलाने वाली रेखा है जो इस तरह से गई हुई है, इस दर्पण में भी आप देख सकते हैं, इसे ही हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। फिर देखिए हमारा अगला टॉपिक है अभिलंब। तो देखिए अभिलंब इसमें क्या होता है कि इस दर्पण का जो देख रहे हैं आप ये दर्पण, इस पर किसी बिंदु को अगर हम लोग सी से मिलाएं यानी वक्रता केंद्र से मिलाएं, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये इस बिंदु पर लंब होता है और इसी रेखा को अभिलंब बोला जाता है। यानी गोली दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा जो होती है इस बिंदु पर अभिलंब होती है, और इसी रेखा को हम लोग अभिलंब बोलते हैं। और अगला टॉपिक हमारा देखिए है दर्पण का द्वारक। तो दर्पण का द्वारक बेसिकली देखिए दर्पण के इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला है। पूरा परावर्तक तल देखिए इतना बड़ा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो एम को एम डैश से हम लोग सीधे लंबवत मिला दें जिस रेखा से, तो यही जो दूरी होती है इसे हम लोग दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ऐसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, ये पूरा परावर्तक तल है और इसका व्यास यहाँ से यहाँ तक है। इसमें भी आप देख सकते हैं इतना बड़ा हमारा दर्पण है, तो इसके परावर्तक तल का जो व्यास है इस बिंदु से इस बिंदु तक होगा, जिसे हम लोगों ने एम एम डैश से दिखाया हुआ ये लाइन आप देख सकते हैं, इसे ही बोला जाता है दर्पण का द्वारक। ठीक है, तो देखिए हमारा अगला टॉपिक है फोकस अथवा मुख्य फोकस। तो देखिए फोकस को हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं, इसके लिए हमने एक अलग फिगर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये हमारा अवतल दर्पण है, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण, और ये हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक है, तो देखिए इसका परिभाषा हम लोग इस प्रकार देंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली रेखाएं परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं। ठीक है, यानी कि आप देखिए हमारा ये मुख्य अक्ष दिया हुआ है, हमने बोला था जो ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जाती है रेखा उसे बोलते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। तो परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटती हैं उस बिंदु को ही हम लोग मुख्य फोकस बोलते हैं अथवा फोकस भी बोलते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक और केस बनता है। अवतल दर्पण में देखिए क्या हो रहा है। अवतल दर्पण में हमें ये किरणें मिलती हुई केवल प्रतीत होती हैं। यानी आप देखिए परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है। इसमें देखिए परावर्तन के पश्चात इस प्रकार से परावर्तित हुई थी दोनों किरणें, और यहाँ पर आकर दोनों एक दूसरे से मिल गई थी। लेकिन इसमें देखिए किरणें ऐसी आई और परावर्तन के पश्चात इधर चली गई। ठीक है, तो देखिए जब यहाँ पर ये लाइन इधर चली गई तो यहाँ इधर से देखने पर लगेगा कि ये जो लाइन आ रहा है इस बिंदु से होकर आ रहा है सीधे इस तरह से, या इसे देखेंगे तो लग रहा है कि इस बिंदु से होकर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किरणें वास्तव में एक दूसरे को नहीं कट करी, बल्कि हमें केवल ऐसा आभास हो रहा है। ठीक है, तो जो मुख्य फोकस का परिभाषा इस प्रकार हम दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, इस बिंदु को ही मुख्य फोकस बोला जाता है और इसे हम लोग कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वास्तव में मिलती हैं यानी परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण में वास्तव में मिल रही हैं, और मिलती हुई प्रतीत होती हैं। मतलब उत्तर दर्पण में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिल तो नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ पर देखने में ऐसा लगता है कि इसी बिंदु से दोनों किरणें आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतीत होंगी केवल हमें। तो इन दोनों बिंदुओं को ही बोला जाएगा मुख्य फोकस। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक है देखिए फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होता है कि इसी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है इसे हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है वो फोकस दूरी होती है, इसे हम लोग स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने अब तक गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं को देख लिया था। आइए एक और छोटे से टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक है, तो ये जो नियम होते हैं वो 3 होते हैं, और ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण नियम होते हैं। यदि आप अगर आप दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं और उनको बनाना सीखना चाहते हैं तो ये नियम आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये तीनों नियम क्या हैं। तो देखिए पहला नियम क्या कहता है कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होकर दर्पण के मुख्य अक्ष में या तो फोकस से होकर जाती हैं या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, यानी पहला नियम यह है कि यदि कोई किरण जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात या तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, अवतल दर्पण में देखिए ये मुख्य अक्ष से होकर जाएगी, और उत्तल दर्पण में ऐसा लगेगा कि ये मुख्य फोकस से होकर आ रही है किरण, यहाँ से देखेंगे हम लोग तो। ठीक है, हमारा पहला नियम यही है। तो देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली अथवा मुख्य फोकस की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। ठीक है, यानी कि यदि कोई किरण आ रही है जो कि मुख्य अक्ष से होकर जाती है, ठीक है अगर कोई किरण आ रही है और वो मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए हमारा ये मुख्य अक्ष है और परावर्तन होने के बाद देखिए किरण ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, यानी इसी के देखिए समांतर हो गई है। और देखिए इस उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें जो हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिए मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ये हमारा मुख्य अक्ष इसमें है और इसी के समांतर परावर्तित किरण हो गई है। ठीक है, तो हमारा दूसरा नियम हो गया। और देखिए तीसरा नियम क्या होता है। तो देखिए हमारा तीसरा नियम है कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये जो किरण आ रही है वो देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर ही वापस लौट जा रही है। ठीक है, देखिए अपने मार्ग पर ही वापस लौट गई है। और उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा कि वक्रता केंद्र की ओर आने वाली किरणें जो हैं वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो दोनों केस में वही होता है कि प्रकाश जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी, लेकिन कब, जब ये वक्रता केंद्र की ओर जाएंगी या वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी तभी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।